नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोगों ने इस वर्ष 2026 में प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दिए थे और अब उसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत लोगों के मन में ना हजारों सवाल आ रहे हैं। उन्हीं सवालों का ना आज के इस वीडियो में जानेंगे और कुछ सवाल आप लोगों को बता दे रहा हूँ जिसके बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कैसे होता है, कितना मेरिट लिस्ट निकलेगा, उस मेरिट लिस्ट में अगर आप लोगों का किसी लिस्ट में नाम आ जाएगा और अगर उस कॉलेज को आप लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते तो क्या आप उसे स्किप कर सकते हैं, और स्किप करोगे तो क्या आपको सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। उसके अलावा काउंसलिंग जो है वो कब कब होगा, मतलब कितने बार काउंसलिंग होगा। उसके अलावा किस काउंसलिंग में आप लोग फॉर्म भर सकते हो, मतलब पहला काउंसलिंग में सारे लोग भरोगे लेकिन सेकंड काउंसलिंग में फिर से जब होगा ना तो उसमें आप लोगों को काउंसलिंग कराने की जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि आप लोगों का अलॉटेड जो भी कॉलेज है उसको आप लोग कैसे देख सकते हो, अर्थात क्या आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा या आप लोगों को कहीं और से जाकर के देखने पड़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। और उसके अलावा अगर आप लोगों का किसी कॉलेज में नाम आ जाता है और आप लोग उसमें एडमिशन लेने जाओगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और डॉक्यूमेंट के साथ क्या आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट लगेगा नहीं लगेगा, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आप लोगों के लिए ना थोड़े से पूरे लिस्ट बना करके रखा हूं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो में क्या क्या मैं बताने वाला हूं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि अगर आप लोगों का मान के चलो किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और एडमिशन होने के बाद अगर आप ये सोचोगे कि मेरा कोई और कॉलेज में ट्रांसफर ले सकता हूं क्या मैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा आप लोगों के मन में सवाल ये भी होगा कि अगर मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब एडमिशन होने के बाद क्या मेरा फिर से मैं काउंसलिंग करा सकता हूं एडमिशन होने के बाद, या नहीं कराऊंगा तो क्या नेक्स्ट जब लिस्ट फिर से आएगा तो उसमें मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे विस्तार से। उसके अलावा बहुत लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर हॉस्टल के बारे में बता दो कि कहाँ कहाँ हॉस्टल मिल सकता है नहीं मिल सकता है। उसके अलावा अनेक लोगों का सवाल ये आ रहा है कि फीस का रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से बता दो। तो इन तमाम जो सवाल है ना, इस सारे सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए आप लोगों को ना ये जो जितने भी सारे सवाल का जवाब दूंगा ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊं तो प्रॉपर टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और आप लोगों का अभी डीएड या बीएड में एडमिशन से लेकर के आप लोग जब तक शिक्षक बन नहीं जाते तब तक कि आप लोगों को मैं प्रॉपर गाइड करते रहूंगा, चाहे वो आप सीजी टेट को लेकर के एग्जाम दिलाओ, सीटेट को एग्जाम दिलाओ, चाहे आप लोग वर्तमान में आने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन हो उसके बारे में भी क्लास हो, सारी चीजें आप लोगों को इसी चैनल में देखने को मिलेगा। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आप लोगों का जितना भी सवाल है ना उस पर एक एक करके चर्चा करते हैं, विस्तार पूर्वक ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को बहुत सरल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल आप लोग ये जान लो कि आप लोगों का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कैसे कैसे होता है। सबसे पहला आप लोग ये जान लो, आप लोगों ने काउंसलिंग प्रोसेस का एक पीडीएफ आया हुआ था SCERT के द्वारा, वो आप लोगों ने देखा होगा। और उस पीडीएफ में कब आप लोगों का कब से कब तक काउंसलिंग है वो दिया था और उसके बाद कितना कितना मेरिट लिस्ट निकलेगा इसके बारे में दिया था। आप लोगों को ना मैं सरल शब्दों में साफ से समझा देता हूँ। आप लोग अगर पीडीएफ को देखोगे ना तो आप लोगों का जो काउंसलिंग प्रोसेस का जो डेट है ना वो 5 अगस्त से 12 अगस्त तक की आप लोगों का काउंसलिंग का प्रोसेस का डेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग पहले उसमें काउंसलिंग कराइएगा। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट काउंसलिंग कराने के बाद लगभग 4 आप लोगों को अलग अलग डेट पर मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। कितना, तो फर्स्ट काउंसलिंग कराओगे, फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आप लोगों को 4 अलग अलग डेट पर आप लोगों को मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट काउंसलिंग का 4 मेरिट लिस्ट निकलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड काउंसलिंग का फिर से आप लोग देखोगे, सेकंड पीडीएफ को उसमें दिया है कि सेकंड काउंसलिंग का प्रोसेस भी उसमें दिया गया है। अब सेकंड काउंसलिंग होगा ना तो उसमें आप लोगों को 3 अलग अलग मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। अब आप लोगों के मन में सवाल ये आएगा कि फर्स्ट काउंसलिंग तो मैंने करा लिया लेकिन सेकंड काउंसलिंग किनको कराने की आवश्यकता है, इसके बारे में जान लो। आप देखो, सेकंड काउंसलिंग उनको कराने की आवश्यकता है जिन लोगों ने पहली एक बार भी अगर उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया होगा, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में अगर वो किन्हीं कारणवश काउंसलिंग नहीं कराया होगा तब उनको सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता पड़ेगा। ये एक प्रकार के व्यक्ति हो गया। दूसरा, जिन लोगों का अगर फर्स्ट काउंसलिंग कराया है और फर्स्ट काउंसलिंग के चारों लिस्ट में से कोई भी एक लिस्ट में नाम आता है, उसके बाद वो क्या करता है उस कॉलेज को रिजेक्ट कर देता है और सेकंड बार उसका मान के चलो नाम नहीं आता है, तब उनको दोबारा काउंसलिंग कराना पड़ेगा।
अगर आप लोगों ने एक भी बार अगर कि आप लोगों ने अपना कॉलेज जिसमें नाम है उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया, तो उसके बाद अगर आपका नाम नहीं आता है या किसी कारणवश आप एडमिशन नहीं ले पाते हो, तो आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराने का जो मौका है ना वो मिलेगा और आपको कराना ही पड़ेगा। तो ये दो प्रकार के व्यक्ति हैं जिनको ना सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता है। ये समझ में आ गया। चलिए उसके बाद ये जान लेते हैं कि किनको किनको ना कॉलेज को आप कैसे देख सकते हो, मतलब कॉलेज जैसे अलॉट होगा तो कैसे देख सकते हो, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो आप लोगों ने अभी काउंसलिंग करा रहे हो और काउंसलिंग करा लिया, उसके बाद जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा ना तो उसको आप लोग कैसे देख सकते हो, तो आपने जब काउंसलिंग कराया होगा या करा रहे होंगे अभी, ठीक है, तो आप SCRT के वेबसाइट पर आप अपना ID दे रहे होंगे और उसके अलावा एक पासवर्ड दिया रहेगा। तो उस ID और पासवर्ड को संभाल करके रखना। उसी के आधार पर आप क्या कर सकते हो, SCRT के वेबसाइट में जाओगे, जा करके लॉगिन ID और पासवर्ड डाल करके अपना जो प्रोफाइल है वो ओपन करोगे। आपके प्रोफाइल में अगर कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो वो शो करेगा कि इस प्रॉपर कॉलेज में आपका नाम आया हुआ है। और ये सोचोगे ना कि SCRT द्वारा मेरे को मोबाइल पर मैसेज मिले, तो मैसेज वगैरह बिल्कुल नहीं भेजता है। ध्यान से PDF को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो आपको उसी दिन अपना ना जो SCRT के वेबसाइट है उसमें प्रोफाइल में जा करके आपको चेक करना होगा, तो दिखेगा आप लोगों को। और दिखेगा ना तो आप लोगों का जैसे ही मिल जाएगा, जैसे कि मेरा इस कॉलेज में नाम आया हुआ है, तो आप लोगों को वो डेट मिलेगा कि इतना से इतना तारीख तक की आप लोगों को क्या करना है, एडमिशन लेना है, ठीक है। और मान के चलो आपने ना 1 से लेकर के 10 लाख की काउंसलिंग में आपने अपना कॉलेज का प्रेफरेंस दिया, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, लेकिन आपको ये लगता है कि मैंने ना जो कॉलेज सेलेक्ट किया था पहले दूसरे प्रेफरेंस में वो ना दे करके मेरे को लास्ट वाला 9वां 10वां दे दिया, अब मैं उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहता, मेरा तो नाम आ गया उस कॉलेज में, तो अब क्या करूं। तो आपके पास ना 2 ऑप्शन है। क्या करना, आप पहले अपना ID पासवर्ड में जाकर के देखना कि आप कौन से कॉलेज में आपको मिला हुआ है ना। तो अगर आप उस कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आपके प्रोफाइल में 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला एक्सेप्ट आएगा, दूसरा रिजेक्ट का आएगा। अगर आप उसमें एडमिशन लेना नहीं चाहते तो आप उसको एक बार रिजेक्ट कर सकते हो। अब आपके मन में फिर से सवाल आएगा कि अगर मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूं, मान के चलो जो कॉलेज अभी मिला है फर्स्ट काउंसलिंग के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो क्या मेरे को सेकंड में प्रेफरेंस में दोबारा मेरा नाम आएगा। तो इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपने पहला काउंसलिंग का पहला मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया और आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको क्या करना है, उसको रिजेक्ट कर दियो। रिजेक्ट करने के बाद ना एक बार आपको रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा और रिजेक्ट कर दोगे, उसके बाद आपका जो नाम है ना वो ऑटोमेटिकली ना सेकंड जो मेरिट लिस्ट है ना उसके लिए प्रेफर कर दिया जाएगा। मतलब आपका नाम जो है ना वो प्रेफर कर दिया जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपके नाम को विचार किया जाएगा। मतलब यह है कि आप सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें नाम आ सकता है या थर्ड मेरिट लिस्ट जाएगा उसमें आ सकता है, ठीक है। तो केवल एक बार आपको कॉलेज रिजेक्ट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोगों ने ना फर्स्ट काउंसलिंग के पहला लिस्ट में आपका नाम आया लेकिन सेकंड में नहीं आया, थर्ड में नहीं आया, फोर्थ में भी नहीं आया, तब आप क्या करोगे, तो इसके बारे में जान लो। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम है और सेकंड थर्ड में नहीं आया, फोर्थ में भी नहीं आया, और सेकंड काउंसलिंग जब होगा तब आप लोगों को दोबारा काउंसलिंग कराना होगा, क्योंकि एक बार आपने अपना जो अवसर है वो प्राप्त कर लिया, एक बार आपका नाम आ गया, इसके वजह से दोबारा फिर से आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ये पहला प्रकार हो गया। उसके बाद दूसरा प्रकार आप लोग ये जान लो कि जिन लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग कराया लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग के जो चारों मेरिट लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया, तो क्या उनको भी सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा जो होगा उसमें। तो अगर आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग आप अभी करा रहे हो और उसके चारों जो अलग अलग दिन में लिस्ट निकलेंगे उसमें अगर नाम नहीं आता है चारों लिस्ट में, तो आपको सेकंड काउंसलिंग कराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो नाम है ना वो ऑटोमेटिकली सेकंड काउंसलिंग के जो तीनों मेरिट लिस्ट और निकलेगा ना उसमें आप लोगों का जो नाम है वो सजेस्ट किया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना इसमें, ठीक है। और हाँ, आप लोगों ने फर्स्ट काउंसलिंग अभी करा रहे हो और इस फर्स्ट काउंसलिंग के जो चारों मेरिट लिस्ट है उसमें कोई भी मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट करके सीधा कॉलेज में एडमिशन लो या रिजेक्ट करके सेकंड जो मेरिट लिस्ट है उसका वेट करो, यही ऑप्शन है। और अगर आप ये सोचोगे कि ना ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ ना ही रिजेक्ट करता हूँ, अगर आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसका, ठीक है, जो कॉलेज में आपका नाम आया उसमें, तो आपका जो नाम है वो निरस्त कर दिया जाएगा, कोई भी मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो ध्यान रखना आप लोग खास तौर से, कोई भी अगर आप लोगों को कॉलेज में नाम आएगा तो आप लोगों
को या तो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करोगे तो एक बार मौका मिलेगा, दूसरा में आपका नाम आएगा तो एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो फिर सेकंड काउंसलिंग दोबारा कराना पड़ेगा, और दोबारा काउंसलिंग कराओगे तो दोबारा से आप फीस पे करोगे, जितना अभी करो उतना बाद में भी करना पड़ेगा। तो ये बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ गए ये काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में? और कोई सवाल हो तो बेशक कमेंट कर दीजिएगा, उसका भी ना इसी प्रकार से वीडियोस बनाकर आप लोगों के सामने बिल्कुल प्रस्तुत कर दूंगा, रख दूंगा मैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल पर आप लोगों का आते हैं कि अगर आप लोगों ने कोई कॉलेज आपको मिला है और उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लगेगा, इसके बारे में आप जान लो। देखो सबसे पहला, कोई भी लिस्ट में अगर आपका नाम आएगा, अपने प्रोफाइल में जा करके SCRT तो वहां पर जा करके सबसे पहले आप एक्सेप्ट करना, जिसमें आपका नाम है उसको एक्सेप्ट करने के बाद जितना डॉक्यूमेंट आप लोगों का है उसको कैरी करके रखना है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये जान लो। सबसे पहले आप लोगों का 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, उसके अलावा अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन हुआ होगा तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट लगेगा। उसके अलावा आप लोगों का लास्ट जो आप लोगों ने कोर्स किया, जैसे ग्रेजुएशन हो गया या 12th पास आउट किए हो, अगर अभी ग्रेजुएशन किए होंगे तो आप लोगों का ग्रेजुएशन का TC, CC और माइग्रेशन लगेगा। और अभी अगर आप लोगों ने 12th पास आउट हुए हो तो आप लोगों का 12th का TC, CC और माइग्रेशन लगेगा। ये आप लोगों को ओरिजिनल लेकर के जाना है। उसके अलावा आप लोगों का जो DLED या BEd का जो रिजल्ट होगा ना, उसको लेकर के आप लोगों को जाना होगा। और उसके अलावा आप लोग सोचोगे ना कि मेरा क्या एडमिट कार्ड भी लगेगा, तो एडमिट कार्ड नहीं लगेगा, ठीक है, इतना लेकर के जाना है। उसके अलावा अगर आप लोगों का एक भी साल अभी गैप हुआ होगा, मान के चलो आपने 12th पास आउट किया, उसके बाद एक साल गैप कर लिया, तो आपको एक साल का गैप सर्टिफिकेट लगा। उसके अलावा आप लोगों ने ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं किया, ग्रेजुएशन को के बाद ना छोड़ दिया, 1-2 साल गैप कर दिए, तब आप लोगों को जो गैप सर्टिफिकेट है ना वो लगेगा। आपके मन में सवाल फिर से ये आ सकता है कि गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, तो किसी भी नोटरी ऑफिस में जा करके ना आप आराम से अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, वहां से बन जाता है, ठीक है। तो कोई उसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप बनवा सकते हो, गैप सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। उसके अलावा और कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपका आधार कार्ड, ठीक है, जो भी आप लोगों का ID कार्ड है वो लगेगा, 2 फोटो लगने वाले हैं। और उसके अलावा जो फीस है ना उस कॉलेज का वो फीस लगेगा। उसके अलावा और क्या लगेगा ये जान लो, आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, कि ये भी जरूरी है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी ये दोनों लगने वाले, तो ध्यान आप लोग अच्छे से दीजिएगा। आप लोगों के पास जो जो डॉक्यूमेंट की कमी होगा कैरी करके रख लेना। और जिन लोगों का जो मार्क्स है ना वो 70 से ऊपर है और उन लोगों का फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, उनको भरोसा है, तो पहले से अपना जो TC, CC माइग्रेशन है ना वो निकलवा सकते हो। लेकिन जिन लोगों का मार्क्स 60 से भी कम है ना, 60 नंबर से भी, तो वो लोग थोड़ा वेट कर लीजिए। आप लोगों का एडमिशन का जो डेट मिलेगा ना, तो उस एडमिशन के डेट में जा करके अपने स्कूल में या कॉलेज में निकलवा लेना। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आधा से 1 घंटा में निकाल के उन लोग दे देते हैं। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को कैरी करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आप लोगों का सेकंड सवाल का जवाब हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पर आते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा DLED के बारे में बता दूं। DLED कॉलेज में जैसे आप लोग एडमिशन लोगे ना गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको कई बार बताया कि छत्तीसगढ़ में टोटल 18 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। और उन 18 गवर्नमेंट कॉलेज में कम से कम 50% में उसमें आप लोगों को हॉस्टल फैसिलिटीज है ना वो देखने को मिलता है। अब आप लोग ये प्रश्न करोगे कि सर मेरे को ना कहाँ कहाँ जो कॉलेज है कहाँ नहीं है ये बता दो, तो ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी ऐसा लिस्ट जारी नहीं होता है कि कौन से कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं होता है। अब ये मैं आप लोगों को कैसे बता रहा हूँ कि ये इसमें कॉलेज में हॉस्टल है या नहीं है बोल करके, क्योंकि देखो अनेक लोगों से मेरा कांटेक्ट है, इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ तो, और मैंने खुद ये जो कोर्स है वो किया हुआ हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को ना उनसे मेरा कांटेक्ट होते रहता है, बात वगैरह होते रहता है, तो मेरे को पता चल जाता है कि यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज है या नहीं है, ये मेरे को पता चलते रहता है। तो ये बताना मुश्किल है कि आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। तो अधिकतर जो डाइट कॉलेज है ना DLED का, तो वहाँ आप लोगों को हॉस्टल देखने को मिलता है। अब ये भी मत सोचो कि हॉस्टल देखने को मिलता है इसका मतलब मेरे को वहाँ फ्री में रहने खाने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता है। आप लोगों को ये बता दूं को आप लोग वहाँ हॉस्टल जो मिलेगा ना उसका भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा तो मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ, 1500 से 2000 के आसपास नॉर्मली लेते हैं। उसके अलावा आपका खाने का जो है वो अलग है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है कि क्या मेरे को पर्सनली रूम मिलेगा, तो ये भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि पर्सनली रूम बिल्कुल नहीं मिलता है हॉस्टल फैसिलिटीज में। आप लोगों को ना कम से कम एक कमरे में 4 से 5 लोगों को देखने को मिलेगा रहने के लिए, ठीक है, अलग अलग साइज में करके। और नॉर्मल कमरा
कमरा नहीं रहता है, वो बड़ा हॉल जैसे रहता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। अगर हॉस्टल के बारे में पूछ रहे हो तब बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से सोच लेना, उसके बाद ही आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा जो भी आपका डिसीजन होगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये जान लो कि टोटल कितना मेरिट लिस्ट निकलने वाला है। तो आप लोगों का ना 2 बार काउंसलिंग होने वाला है। फर्स्ट काउंसलिंग अभी हो रहा है और उसके बाद ना 4 मेरिट लिस्ट निकलेगा अलग अलग डेट पर। उसके बाद सेकंड काउंसलिंग होगा, उसके बाद ना 3 अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेगा सेकंड काउंसलिंग में। तो टोटल आप लोगों का ना कितना, तो 4 और 3 7 जो मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और 7 मेरिट लिस्ट निकलने के बाद भी अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में सीट बचता है तब दोबारा आप लोगों को तीसरा काउंसलिंग देखने को मिलेगा। आप लोगों को तीसरा का जो नोटिफिकेशन है ना वो SCRT के वेबसाइट पर अलग से बताया जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो बचेगा तभी है। आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है कि क्या सर हम लोग डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते क्या, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो। तो एक बात जान लो, SCRT ने साफ साफ बोला है कि कहीं से भी ना डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये काउंसलिंग के थ्रू ही होगा। पहले हो जाता था लेकिन अब मुश्किल है, ठीक है, नहीं होता है। सीट बचता है फिर भी उसके लिए अलग से काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ना वो SCRT द्वारा आता है। तो ये सोच में बिल्कुल मत पड़िएगा कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज में भी ना डायरेक्ट वहाँ जा करके एडमिशन ले लूँ, तो नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके अलावा एक और सवाल पर आते हैं। आप लोगों का ये भी सवाल रहता है कि मान के चलो अगर मेरा ना किसी कॉलेज में नाम आता है और वहाँ मैं एडमिशन ले लेता हूँ और मेरे एडमिशन लेने के बाद क्या मैं दोबारा से काउंसलिंग में भाग ले सकता हूँ, दोबारा काउंसलिंग करा सकता हूँ क्या मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद? मान के चलो मैंने 10 कॉलेज का प्रेफरेंस दिया और 10वां में मेरा नाम है लेकिन मैं वहाँ एडमिशन लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था इसीलिए एडमिशन ले लिया। अब मैं वहाँ, मेरे को लगता है ना कि दोबारा काउंसलिंग, मेरा एडमिशन होने के बाद मेरा दोबारा काउंसलिंग हो सकता है क्या, और होगा तो मेरा दूसरा कॉलेज लिस्ट में नाम आएगा तो मैं उसमें एडमिशन ले सकता हूँ क्या? तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, याद रखना आप लोग। कैसे? अगर किसी कॉलेज में आप लोगों ने एक बार एडमिशन ले लिया, चाहे वो डीएलएड का हो चाहे वो बीएड का हो, एक बार एडमिशन ले लिया और लेने के बाद सोचोगे ना कि दोबारा मैं काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले लूं, तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका नाम स्वतः ही निरस्त हो जाएगा उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस से, तो ध्यान रखना। उसके बाद ये भी सवाल आप लोगों का आ सकता है कि क्या मेरा एडमिशन किसी कॉलेज में होने के बाद मैं वहां से ट्रांसफर लेकर के, मतलब अपना नाम को चेंज करा करके कहीं दूसरे जिला के डीएलएड कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ या बीएड कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ क्या? तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, याद रखना। जिस कॉलेज में एक बार आपका एडमिशन हो गया उसी कॉलेज में ही आपका जो नाम है ना, मतलब जो 2 साल का प्रोसेस है वो चलने वाला है कोर्स का, तो बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। तो एडमिशन लेना तो सोच समझ कर आप लोग लेना, तो ये भी आप लोगों के लिए आवश्यक है। उसके अलावा फीस के बारे में आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ। आप लोगों का जो डीएलएड में अगर गवर्नमेंट कॉलेज में लगेगा आप लोगों का, तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो फीस है वो मात्र 3-3.5 हजार आप लोगों को अभी एडमिशन में फीस लगने वाला है। उसके बाद जब एग्जाम टाइम आएगा ना ईयरली आप लोगों, तो उसमें लगभग 1500 से 2000 के आसपास उसमें जो एग्जाम फीस है वो लेते हैं, इतना ही उसमें लगने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करो ना, तो SCRT के वेबसाइट में पिछले साल का जो प्राइवेट कॉलेज का फीस के बारे में दिया था ना, उसमें जो फीस है वो लगभग 22 हजार के आसपास दिया है। कोई कॉलेज में 22 हजार, कोई कॉलेज में 23 हजार ऐसे दिया हुआ है। लेकिन थोड़ा बहुत और वहाँ जो कॉलेज का जो फीस होता है ना वो जोड़ जाड़ करके लगभग 25-30 हजार के आसपास हो जाता है, ये उसमें बोला जाता है, ठीक है। अनेक लोगों ने मेरे को बताया, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये डीएलएड का गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का हो गया। अब उसके अलावा बीएड के फीस के बारे में आप लोगों को पहले भी बता दी हूँ, अभी भी बता दे रहा हूँ। बीएड का जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो आप लोगों का फीस है ना, वो फर्स्ट ईयर में आप लोगों का 8 हजार लगने वाला है और सेकंड ईयर में 7 हजार लगने वाला है, ठीक है। तो टोटल 15 हजार में आप लोगों का हो जाएगा और एग्जाम फीस वगैरह थोड़ा बहुत वो भी 1500 से 2000 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके अलावा बीएड का प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात करें ना, तो बीएड के प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है ना, SCRT के जो वेबसाइट में दिया हुआ है, वहाँ 30 हजार, 31 हजार और 32 हजार केवल उसमें फीस के बारे में दिया है प्राइवेट कॉलेज में। जो वहाँ का PDF जो मेरे को मिला है ना SCRT का, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन कई प्राइवेट कॉलेज आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ले ही लेते हैं, है ना, तो उसको आप लोग देख लेना।
लेना, लेकिन जब भी एडमिशन लेने जाओ तो बेशक आप लोग बोल सकते हो कि SCERT के वेबसाइट में तो ये इसका फीस का रिक्वायरमेंट है, तो ये सारा चीज़ आप लोग उसमें बोल सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को केवल इतना ही जो इन्फॉर्मेशन है ना वो देना था। और आप लोगों का और कोई मन में सवाल होना तो बेशक और भी कमेंट कीजिए, उसी सारे कमेंट का ना एक साथ में वीडियोस के फॉर्म में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और आप लोग ये बोलोगे कि ना सर आप मैसेज का जवाब नहीं करते, रिप्लाई नहीं करते, तो हजारों की संख्या में बहुत लोग रिप्लाई करते रहते हैं, मेरे को भी खुद का पढ़ना होता है, जिनके वजह से आपको ना उसमें रिप्लाई उतना ज़्यादा नहीं कर पाता। तो इसीलिए इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव है ना एक साथ आप लोग को समराइज करके एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी आपका मैसेज हो बेशक आप लोग कमेंट कर देना। कमेंट को मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं पढ़ता, बिल्कुल पढ़ता हूँ, लेकिन रिप्लाई देने में ना बहुत लेट हो जाता है, इसके वजह से नहीं कर पाता। एक वीडियोस के माध्यम से आपको एक साथ प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगल में हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में।